शेड्यूल्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। पहले कितनी थी? 8। 4 नहीं आई मतलब जी। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो एक सिंपल सी ट्रिक ही है इसके लिए। तो कौन सी? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके पढ़िए। वन बाय वन सारी शेड्यूल्स को कवर करेंगे। उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे आज डिस्कस हो जाएंगे, एक ही साथ में खत्म हो जाएंगे सारे। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें जोड़ने के लिए। पहला टी, ठीक है, टेरिटरीज यानी कि संघ राज्य और उनके राज्य क्षेत्र। कुल मिलाकर के पहली जो अनुसूची आती है इसमें 2 पार्ट हैं अलग अलग इनके। अनुसूचियों का सिंपल मतलब क्या होता है? लिस्ट होती है। जैसे मोटा सा संविधान लिखा हमारा, अगर उसके अंदर ही हम लिस्ट भी जोड़ देते, सपोज करो कि मैंने एक बड़ा सी किताब लिखी, उसके अंदर एक लिस्ट भी जोड़नी है। लिस्ट में क्या है? सारे राज्यों के नाम, उनका क्षेत्रफल, उनका एरिया कहाँ कहाँ है, कितनी कितनी पॉपुलेशन है पूरा। तो इतना मोटा पन्ना उसका भी होता तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना हो जाता। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या किया? शेड्यूल्स को अलग कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकाल दिया और उनके बारे में वहाँ लिख दिया संविधान में कि इस वाले की लिस्ट तुमको कहाँ मिलेगी, उस वाली अनुसूची में मिलेगी। तो जैसे कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पहले जो आर्टिकल्स हैं 1, 2, 3, 4 वाले, उसमें राज्यों के बारे में बताया गया है। उनका विवरण अगर तुम्हें देखना है डिटेल से तो क्या खोलोगे? अनुसूची 1 खोलोगे। पहली शेड्यूल लिस्ट खोली तो इधर संविधान खोला है, इधर लिस्ट खोली है, लिस्ट में चेक कर रहे हैं ये लिस्ट है नाम। तो ये एक तरीके की लिस्टें हैं जो बनाई हुई है। पहली लिस्ट जो आती है वो आती है राज्य। इसमें क्या क्या है? संघ यानी कि सेंटर और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, पहली लिस्ट ये है। दूसरी लिस्ट में है राज्य और यूनियन टेरिटरीज का विवरण, जितने भी राज्य हमारे पास हैं और यूटीज हैं उन सब का विवरण पहले में आता है, ठीक है। दूसरा ई, एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स, इसको एमोल्यूमेंट्स करके याद करते हैं। इसमें है वेतन, विशेषाधिकार नहीं है, वेतन, भत्ते और पेंशन है। वेतन, भत्ते और पेंशन है किसकी? हाँ, तो एक बड़ी सी लिस्ट है जिनके बारे में बताया गया है। उस लिस्ट में कौन कौन शामिल है इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि अनुसूची 2 में किस किस के बारे में दिया गया है या किस किस के वेतन, भत्ते और पेंशन का विवरण दिया गया है। कौन कौन है देखते हैं। वेतन, भत्ते, पेंशन में जो सबसे पहले आएगा वो कौन आएगा? हमारा प्रेसिडेंट आएगा। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और उसकी जो पेंशन होगी वो आएगा। फिर देखना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे। हाँ, चीफ जस्टिस नहीं, जज, सारे के सारे, इवन सीजीआई तो है ही इंक्लूडेड। बाकी जो जज है वो सब भी किस में आएंगे? इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर देखना अध्यक्ष या स्पीकर और उपाध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। स्पीकर और इसके लिए क्या लगता है? उपाध्यक्ष के लिए उपसभापति नहीं, उपाध्यक्ष। कोई स्पीकर या सब स्पीकर ऐसा कोई वर्ड सुना नहीं है मैंने। स्पीकर, और उस टाइम पे ये भी स्पीकर बन जाते हैं, ठीक है, तो कुछ होता होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ होते हैं? लोकसभा और विधानसभा। सभी लोकसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ऐसे ही चेयरमैन, सभापति और उपसभापति, ये कहाँ कहाँ होंगे? राज्यसभा में एक, और राज्यों के अंदर देखेंगे तो विधान परिषदों के अंदर। और इसमें एक आएगा कैग, ठीक है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल आएगा कि नहीं? महान्यायवादी, ये कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। जबकि महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जो है वो केस लड़ने वाला है, ये ऑडिटिंग करने वाला है। ये एक स्वतंत्र निकाय है जो गवर्नमेंट के अधीन नहीं आता। अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट का फेवरेबल होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से कैग जो है वो इसके अंदर आएगा और बाकी नहीं आएंगे, ठीक है। इतने ही आते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आते। ये लिस्ट है पूरी की पूरी। इन्हीं के वेतन, भत्ते और पेंशन जो है वो किस में आती है? सेकंड में आती है। तीसरी TEA, ओथ्स एंड अफर्मेशंस।
यानी कि वो क्या घोषणाएं करते हैं, वो जो फॉर्म वॉर्म भरते हैं ना, उसके बारे में आ गया। और दूसरा आ गया शपथ के बारे में। तो ओथ्स एंड अफर्मेशंस के बारे में है ये तीसरा। इसके अंदर भी लिस्टिंग दी गई है फिर किस किस के होंगे। तो पहला क्या मैं इन सबको जोड़ दूँ इसमें? नहीं, हाँ, प्रेसिडेंट नहीं है सर, किसको हटाया जाएगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, शपथ में ये सारे जोड़ दिए जाए। प्रेसिडेंट को निकाल दो। किसकी शपथ शामिल नहीं होगी इन सब में से? प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, जज मतलब सारे, हाँ, चीफ जस्टिस इंक्लूडेड। ऐसे ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में भी, और विधान परिषदों में भी, इवन कैग भी। और अगर मैं इसमें चाहूँ तो अटॉर्नी जनरल भी जोड़ के पूछता हूँ। अब बताओ इन सब में से कौन कौन इस शपथ में शामिल नहीं है? प्रेसिडेंट और ये दोनों ही नहीं है। ये वहाँ भी नहीं थे, यहाँ भी नहीं है। प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल शपथ जो है वो इसमें नहीं आती है। प्रेसिडेंट की शपथ कहाँ है? आर्टिकल्स के अंदर दी हुई है, जहाँ प्रेसिडेंट है वहाँ। ठीक है, 75 के बाद से आसपास ऐसे कुछ आएगा शायद, 75 के आसपास से आएगा और वहाँ पूरी की पूरी शपथ मिलेगी। हाँ सॉरी, एक मिनट, हाँ 52 से 60 के आसपास, 52 से 60 के बाद प्रेसिडेंट, देन पावर, देन इलेक्शन, यहाँ पे आ जाएगा। जो ओथ्स आएगी वो शायद 59 के आसपास आनी चाहिए, 59 के आसपास आएगी। प्रेसिडेंट, पावर, इलेक्शन मेथड, टेन्योर, री इलेक्शन, एलिजिबिलिटी, देन ओथ। हाँ ठीक है, 59 के आसपास आएगा प्रेसिडेंट का ओथ। यानी कि आर्टिकल के अंदर ही लिख दिया है। मुद्दा ये है कि जो ये प्रेसिडेंट अपनी शपथ लेगा वो कहाँ है? आर्टिकल के अंदर ही लिख दी गई है, ना कि यहाँ लिखी गई है। क्योंकि इसकी जो शपथ होती है प्रेसिडेंट की, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को सुरक्षा करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने वाला नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसकी है? प्रेसिडेंट की। अब इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होने देना। भारत के संविधान के हिसाब से संविधान का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन शपथ कौन लेता है? प्रेसिडेंट लेता है। ठीक है, संविधान की सुरक्षा की शपथ। ठीक है, इसके अलावा भी कोई जुड़ेंगे क्या? अब इसमें दो तो हटा दिए हमने, अलावा जुड़ने वाले भी कोई है क्या? अच्छा ये तो नहीं, यूपीएससी नहीं जुड़ेगा। प्रेसिडेंट को अगर छोड़ दिया जाए, ये तो खैर कहीं नहीं है, अटॉर्नी जनरल, ये तो इससे कई बार क्वेश्चन आता है तो हमने कर लिया। शपथ में देखेंगे तो प्रेसिडेंट छोड़ दे तो लगभग ये सारे शामिल हैं। इसके अलावा कोई और शामिल है? हाँ, चीफ मिनिस्टर या मंत्री जिनको हम कहते हैं, सारे के सारे टोटल कैबिनेट मिनिस्टर। कहाँ कहाँ? संसद और राज्य दोनों। राज्य में विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, यहाँ संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, सब मंत्री। इसके अलावा ठीक है, सदस्य, सारे सदस्य यानी कि एमपी और एमएलए, सारे के सारे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। और एक और छूटे, ये होते हैं प्रत्याशी। किसके? संसद के चुनाव के और राज्य विधानमंडल के चुनाव के। सारे प्रत्याशी जो शपथ पत्र में सिग्नेचर करते हैं वो शपथ यहीं से लिखी गई होती है। अगर तुमने चुनाव लड़ना है किसी का भी इन चारों में से, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो भी तुम किसके अंतर्गत आओगे? आर्टिकल, ये अनुसूची 3 के अंदर आएंगे। तो ये लिस्टिंग थोड़ा सा याद रखनी है हमने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि कौन किस में शामिल है। ठीक है, तो ये एक तरीके से तीसरा आ गया। तो 3 हमारे लगभग हो गए। अब आएगा चौथी अनुसूची। तो TEAR, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है ना, उसी हिसाब से चलना है। चौथा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस राज्य को कितनी सीटें देनी है, इसकी लिस्टिंग बना के रखी गई होगी। इसमें लिखेंगे इस राज्य को इतनी, इस राज्य को इतनी, इस राज्य को इतनी, ऐसे इसमें सीटों का आवंटन किया गया। तो चौथी हो गई राज्यसभा। पांचवी एस, जो SC/ST एरियाज हैं उनमें प्रशासन कैसे चलेगा उससे रिलेटेड रूल्स इसमें लिखे गए हैं। जैसे कि पैसा वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो भी पंचायती राज का वो काम होना है वहाँ, या कहीं पे हमको गवर्नमेंट का सेटअप ना करके उनकी लोकल एस्टेब्लिशमेंट करना हो, तो वो किससे आएगा? 5वीं अनुसूची के कुछ क्षेत्र हैं जो उनमें। तो इसमें 5वीं अनुसूची में उन क्षेत्रों का वर्णन आता है जो किसी भी राज्य के अंदर SC/ST से रिलेटेड क्षेत्र हैं, जनजातीय प्रदेश हैं एक तरीके से। ठीक है, 5 ही हो गए फिर। तो TEARS, टीयर्स हो गया खत्म। ठीक है, टीयर्स। अब आएगा छठे से, टीयर्स ऑफ। ठीक है, ओ के अंदर अदर कर देना इसको। जो 5वें में था ना, 5वें में क्या था? SC/ST के जो एरिया थे, इसमें आता है जनजातीय एरिया 4 राज्यों का।
यही पे तो गड़बड़ हो जाती है। मणिपुर नहीं है, मिजोरम, मेघालय। मणिपुर है ही नहीं। इसमें आता है ATMM, असम, त्रिपुरा, ATMM, असम, त्रिपुरा, यहाँ पे मेघालय, मिजोरम। मेघालय। अब जो एक M है ना, ये ध्यान देना मेघालय है, ना कि मणिपुर। मणिपुर शामिल नहीं है, ये दिमाग में रखना। M फॉर मणिपुर वाला नहीं है। तो क्या मैं कह दूँ ये सारे के सारे एक ही तरफ के नॉर्थ ईस्टर्न वाले जो हमारे राज्य हैं वो है, उसमें से 4 याद रखने, ATMM या ATM स्क्वायर कर देना। ATM स्क्वायर करेंगे तो ये आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया। मणिपुर नहीं रखना है, इसमें ध्यान देना। क्या है क्या इस अनुसूची में इन चारों के नाम? इस अनुसूची में लिखा गया है इन चारों के जनजातीय क्षेत्रों के नाम। ध्यान देना, इसमें SC ST वाले क्षेत्र नहीं, जनजातीय क्षेत्रों के नाम लिखे गए हैं, ट्राइबल एरियाज के नाम लिखे गए हैं। जो छठा है उसके अंदर क्या लिखा है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के नाम और उनमें प्रशासन। ठीक है, इसके बारे में लिखा गया। सातवां, आसान है ये तो। सातवें में ये फेडरेशन लिस्ट, फेडरेशन लिस्ट या फेडरल लिस्ट याद रखना इसको। इसमें क्या है? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूचियां दी गई हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आया आठवां। आठवां वो लास्ट अनुसूची है या लास्ट शेड्यूल है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही रख दिया है, बाकी तो सब बाद में आए हैं। अब आठवें में कौन है फिर? ऑफिशियल लैंग्वेज है। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM था ना, तो O फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। कितनी है टोटल? मूल कितनी थी? अरे 14 थी। अब इन 14 के बारे में पढ़ना है पहले तो, इससे भी क्वेश्चन आता है। निम्न में से कौन मूल संविधान या 14 में नहीं थी, या फिर अभी की 22 में नहीं है, या भारत की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो जरा 14 की 14 भाषाओं को याद करने की कोशिश करते हैं। फिर पहले 14, फिर 1 बाय 1 जोड़ते हुए जाएंगे एक एक को, तो सारी 22 की 22 भाषाएं क्लियर हो जाएंगी हमारी। पहले तो 14 भाषाएं, ऐसे नहीं रैंडमली नहीं पकड़ना है, एक इलाके से स्टार्ट करते हुए आना है ताकि सारी भाषाएं दिमाग में रहें, क्योंकि ट्रिक से याद करना बहुत बुरा होता है। ऐसे याद करना है कि याद रहें। तो हम नॉर्थ ईस्टर्न से स्टार्ट करते हैं, हालांकि उन भाषाओं को छोड़ देना जो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, वो बाद में आती जाएंगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहली आएगी असमिया। असमिया कहाँ की भाषा हो गई? असम वाले रीजन की। तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम कुल मिला के, आसाम से। आसाम के आसपास की भाषाओं को लिखते हुए चलेंगे। असमिया के बाद हाँ बांग्ला, उड़िया और बांग्ला। ठीक हो गया। तो ये 3 उधर से हैं, असमिया, उड़िया, बांग्ला। फिर ऊपर की तरफ आ जाओ नॉर्थ वाले रीजन में। नेपाली भी शामिल है लेकिन छोड़ रहा हूँ, हाँ नेपाली नहीं लाएंगे। अब ऊपर आ जाएंगे। अब हमारे वाले रीजन में कौन कौन सी बोली जाती हैं? हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, अंग्रेजी शामिल नहीं है। ठीक है, तो हिंदी, उर्दू और संस्कृत इतनी तो कॉमन नहीं है। हमारे आसपास के रीजन है, सबसे ऊपर कौन पड़ता है? कश्मीरी। हमारे पास में कौन है? पंजाब। नीचे कौन सा राज्य है? गुजराती। उसके नीचे मराठी है इतने। उसके नीचे साउथ में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। कोंकणी भी है लेकिन जोड़ना नहीं है। मलयालम कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई खत्म। तो ये वो 14 भाषाएं हैं जो मूल संविधान में शामिल रही है। तो ये हो जाएगा। उधर से स्टार्ट किया, असमिया, उड़िया, बांग्ला। हमारे यहाँ है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती। नीचे चले गए मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। खत्म। अब जोड़ते जाएंगे। तो ये पहले से हाँ, अब नई जोड़नी है। तो नई जो पहली जोड़ी जाएगी वो कब? 21वां संविधान संशोधन 1967, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 से एक भाषा जोड़ी गई केवल, सिंधी। अब हो गई 15। ठीक है, फिर 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। ये एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। 1992 के आसपास का ही इसका है, 1992 में। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है ठीक है ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। कौन कौन सी जोड़ी? पहली आती है कोंकणी। ठीक है, पहली आ गई कौन सी? कोंकणी। कोंकणी के बाद इसमें कौन सी जोड़ी हमने? मणिपुरी।
और एक हमने जोड़ी विदेशी, नेपाली, बोडो विदेशी नहीं है, नेपाली, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सब जोड़ी। अगला 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, 92/2003, ठीक है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, संथाली और लास्ट जो जोड़ी गई है वो है मैथिली, ठीक है। तो बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये असम वाले रीजन की होगी या कश्मीर वाले रीजन की होगी? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये संथाल वाले रीजन की होगी, कॉमन चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से अब देखा जाए तो 14 और 1 15 ये हो गई, 15 में 3 और जोड़ो 18 में 4, तो ये कुल मिलाकर के 22 लैंग्वेजेस हैं जो हमको याद रखनी है, सारी की सारी। ऊपर से एक बार असमिया, उड़िया, बांग्ला, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, पहली आ गई सिंधी, 3 आ गई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और फिर आ गई बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो कुल मिला के 22 भाषाएँ हमारी ये हैं, ठीक है। हो जाएंगी ये याद, आसान है। इससे एक क्वेश्चन हर बार आया है और खासकर ऑप्शन में इंग्लिश रखा है, तो इंग्लिश को एलिमिनेशन करना आसान है। उसके अलावा भी अगर इंडिया की कोई और लैंग्वेज पूछता है इसमें से तो हटा देना उसको, ठीक है। इनके अलावा सारी जो है वो अनऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी, बाकी ये रही, ठीक है। जैसे हाँ अवधी वगैरह पूछ ले, अवधी पूछ दे, मगही पूछ दे, इसमें कहीं रख के पूछ दे, कुमाऊनी, गढ़वाली, कोई भी पूछ सकता है, तो वो शामिल नहीं होगी इसमें, तो उसको हटा देंगे। या कौन सी शामिल है भी पूछ सकता है, 4 बड़ी ऑफिशियल लैंग्वेजेस दे देगा तुमको, वो हरियाणवी लिख देगा उसमें, ठीक है। दक्षिणी हिंदी पूछ देगा तो वो थोड़ी कन्फ्यूजिंग है। अब दक्षिणी हिंदी है शामिल नहीं है, हिंदी शामिल है, दक्षिणी हिंदी शामिल नहीं है। दक्षिणी हिंदी कौन सी वाली होती है? जो नीचे हैदराबाद में बोली जाती है, ठीक है। क्या कर रही हो मियाँ वाली जो लैंग्वेज होती है, वो है तो सही हिंदी, हिंदी है ना, लेकिन वो शामिल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो कहाँ तक पहुँच गए थे? 8 तक। तो 8 तक का मतलब हो गया जो मूल संविधान की अनुसूचियाँ हैं वो पढ़ चुके हैं। अब आएंगी नई, और अगर नई आएंगी तो कहीं ना कहीं उनको बाद में जोड़ा गया होगा, उनके लिए भी कुछ किया होगा। फिर क्या करेंगे? अमेंडमेंट। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 किया गया और क्या जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये तो सबसे बवाल वाली अनुसूची है जिसके ऊपर कौन सा केस हुआ है? इसका जो केस है वो सबसे भयंकर है, बेरोबारी तो है ही, एक जिसमें सारा का सारा स्ट्रक्चरली चेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट ने। केशवानंद भारती केस 9वीं अनुसूची से संबंधित है, बहुत जबरदस्त केस रहा है। जब हम केस स्टडी करेंगे तब देख लेंगे। फिलहाल 9वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण हो गई, किसके लिए? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। टीयर्स ऑफ ओल तक पहुंचे थे ना हम, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गया था। फिर क्या आएगा? ओल्ड पीएम, तो TEARS ऑफ ओल्ड पीएम। तो अब जो बच गई वो क्या है? LDP और M। L फॉर लैंड रिफॉर्म्स, तो इसके अंदर भूमि सुधार है। जब 9वीं अनुसूची बनाई ना नेहरू जी ने, तो वो इसीलिए बनाई थी कि क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था उस समय। तो अगर मेरी जमीन है तो संपत्ति है मेरी, तो मेरा मूल अधिकार है। अगर सरकार चाहे कि मेरी जमीन छीन ले मुझसे, जमींदारों से छीने, तो कैसे छीनेगी? सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा उसको। तो सरकार ने 9वीं अनुसूची बनाई और क्या लिखा कि 9वीं अनुसूची के आने वाले कानून ज्यूरिसडिक्शन से बाहर होंगे सुप्रीम कोर्ट के, या उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा, चेक नहीं किया जाएगा इस ग्राउंड पे कि क्या वो संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं करते हैं। बाद में यही हटा दिया पूरा ही प्रोसीजर। तो केशवानंद भारती ने कहा कि देखो बहुत हो गया, अब अनुसूची जो 9वीं है उसका भी क्या किया जाएगा? पुनरावलोकन किया जाएगा, ठीक है। चलो, तो 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हो गई। फिर कौन सी आएगी? 10वीं अनुसूची आएगी डी, डिफेमेशन से रिलेटेड, एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं हम उसको। डिफेक्शन जो है या कुल मिला के दल बदल संबंधी जो कानून है वो, ये कब आएगा? राजीव गांधी के टाइम पे। कब? लगभग 70 नहीं, इंदिरा गांधी का पीरियड चल रहा है, उसके बाद आएगा 80 के बाद थोड़ा सा 84 के आसपास कह सकते हैं। वैसे कुछ खास हुआ था इस दौरान? 84 के आसपास। पंचायती वाला लाना चाह रहे थे। ठीक है, तो 1985 के अंदर ये आता है। और लगभग कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? 52nd, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985
दल बदल विरोधी संहिता एक तरीके से है, कानून कहते हैं कई बार, दल बदल विरोधी कानून वो अलग चीज़ है। ये अनुसूची है जिसमें लिखा गया है कि इन आधारों पर 1 2 3 4 5 6 ये चीज़ें लिख दी उसने, इन आधारों पर किसी भी सदस्य की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद इनसे सदस्यता भंग की जा सकती है, एंटी डिफेक्शन लॉज। तो एक तरीके से यही हुए एंटी डिफेक्शन लॉज, इन्हीं को आधार बना करके हम उनको निकाल देंगे। अब ये लॉज पुलिस फॉलो नहीं करेगी ना, ये फॉलोज करेंगे जो परिषद बनाई गई है, विधानसभा है, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, वो फॉलो करेंगी, वो देखेंगी कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद के दोनों बड़े आसान है, LD तक हो गया खत्म। ये क्या है? पंचायती राज, ये है म्यूनिसिपालिटी। तो एक हो गया पंचायती राज, 11वां कौन सा है? पंचायती राज। 12वां कौन सा है? म्यूनिसिपालिटी। अच्छा ध्यान देना, इसमें 2003 के अंदर, इस वाले में 2003 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा और सुधार भी किए गए हैं। ठीक है, कब? ये एंटी डिफेक्शन वाले में। ठीक है, इसका अगर हम ध्यान देंगे, वहाँ ऑफिशियल लैंग्वेजेस में जो 3rd अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 92, यहाँ 91, दोनों एक ही साल के हैं। वो 92 कब का है? 2003 का। ये 91 कब का है? 2003 का। पहला संविधान संशोधन करके 1985 वाले एक्ट में कुछ परिवर्तन किए गए, अगले वाले में फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस जोड़ी थी। ठीक है, याद रखने के तरीके हैं, यहाँ से याद करोगे फायदे में रहोगे, कई सारी चीज़ें रिलेट करके याद हो जाती है। फिर 11वीं और 12वीं आसान है। 11वीं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुए? 1992 के अंदर। 71वां वहाँ याद है, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 हुआ था, दूसरा वाला जो लैंग्वेजेस जोड़ी थी उसके लिए, यहीं से तो है। 71, फिर 72 आया होगा, फिर 73 एंड 74 यहाँ आ गए। 73rd में क्या आया? 11वीं अनुसूची। 74th में क्या आई? 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किसके बारे में है? पंचायती राज। 12वीं अनुसूची म्यूनिसिपालिटी। क्या क्या लिखा है इसके अंदर? लिस्ट। सब चीजें कैसे कैसे काम हुआ। हाँ, इनकी शक्ति पहली चीज, दूसरी इनके उत्तरदायित्व लिखे गए हैं इसके अंदर। ठीक है, शक्ति और उत्तरदायित्व किसके? इसमें पंचायती राजों के, इसमें म्यूनिसिपालिटीज़ के। ठीक है, जो भी हमारी नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम होते हैं, उनके शक्ति और उत्तरदायित्व क्या है? ये 12वीं अनुसूची में। पंचायती राज की शक्ति और उत्तरदायित्व क्या है? ये 11वीं अनुसूची में। तो कुल मिलाकर के अपनी कितनी अनुसूचियाँ होती हैं? 12 अनुसूचियाँ होती हैं। ठीक है, इनकी लिस्टिंग वगैरह कर करके याद कर सकते हैं। 74, 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार। तो कुल मिला के टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम हो गया। एक बार फटाफट से टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से बताते हैं। पहली कौन सी? टेरिटरीज। ई फॉर एमोल्यूमेंट्स, जो वेतन और भत्ते से रिलेटेड होगा। ए फॉर ओथ्स एंड अफर्मेशन, जिसमें हम शपथ लेंगे। आर फॉर राज्यसभा में सीटों का आवंटन। एस फॉर SC ST के कुछ जो रीजन्स हैं उनके बारे में लिखा गया है। ओ फॉर अदर एरिया, जिसमें कौन? 80 mm आएगा। ठीक है, एफ फॉर लिस्ट आएगी इसके, फेडरल लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से लैंड रिफॉर्म अनुसूची 9। डी से एंटी डिफेक्शन लॉ। पी से पंचायती राज और एम से म्यूनिसिपालिटी। तो ये हो गया टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसकी कुल मिलाकर के ट्रिक बनेगी। हालांकि कई बार ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह की ट्रिक वगैरह बनाते हैं, पर ट्रिक से ज़्यादा बेटर होता है कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज को 1 by 1 याद करते हुए चलें स्टेट वाइज, तो फायदे में रहते हैं। इतना टफ है नहीं, क्योंकि अपने देश की भाषाएं हैं तो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के ये क्या हो गई? हमारे संविधान की अनुसूचियाँ हो गई। लास्ट की 4 अनुसूचियाँ संविधान संशोधनों से जोड़ी गई हैं, तो उनके संविधान संशोधन पूछे जा सकते हैं। उससे पहले वाली अनुसूचियाँ सीधे संविधान में थी, तो उनसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी। ठीक।